ये गरीबों को लूटा गया है। ये गरीबों को लौटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। 2014 इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। बीजेपी ने कांग्रेस पर इतने ताने मारे कि ऐसा लगने लगा कि अब इस देश को अगर कोई भ्रष्टाचार मुक्त बना सकता है तो वो बस बीजेपी है। और बीजेपी सत्ता में आई भी। उसके 10 से 12 साल होने के बावजूद भी आज हम सभी जानते हैं कि बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर या बड़े से बड़ा नेता आज भी रिश्वत लेता है और आगे भी लेता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। Corruption is something that has always been source of major concern for all Indians. Nothing seems to have changed from 2012. In India, in fact, 40% of the people polled actually said that bribery and corruption is very prevalent. In all the departments of the public education sector, everybody is taking the bribe, no doubt in that. पिछले 70 साल से हम इस चीज़ को सॉल्व करने में लगे, लेकिन आज तक हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने ऐसी कुछ थोड़े ऑनलाइन रिसर्च वगैरह, कुछ केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ी थी, जिसमें मैंने जो पुअर से रिच बनी कंट्रीज उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था। एंड उसमें से एक कंट्री जो सबसे बेस्ट किया एंड उसने वो चीज़ समझी एंड कैसे इम्प्लीमेंट की, वो कंट्री थी सिंगापुर। Singapore is just a slum-ridden, overcrowded port. 75% of families live in shacks or squatter huts without toilets or running water. For Singapore, forging an identity and finding stability, security, and success was not going to come easy. A country that looks less like a nation and more like a failed state waiting to collapse. सिंगापुर, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वो आज कुछ ऐसा दिख रहा था। Today, this is a modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. जिन 40 सालों में हम बस धारावी को बदलने की बातें कर रहे हैं, उन्हीं 40 सालों में ली कुआन यू ने पूरे देश को बदल दिया। ली कुआन यू का मानना था कि असली ताकत लो में नहीं, लोग के कारण पकड़े जाने में। अगर आप इंडिया में करप्शन करते हो तो आपके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 1% से कम है। इंडिया में 2014 से लेके आज तक टोटल 6,400 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से आज तक सिर्फ 56 कंप्लीट हुए हैं। 6,300 प्लस केसेस अभी भी पेंडिंग है। और जबकि सिंगापुर में कन्विक्शन प्रोबेबिलिटी 98 to 99% है। मानो कि अगर किसी ने 100 केसेस में रजिस्टर हुए हैं तो 98-99% केसेस उसी ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। वहां पे ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई करप्शन कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट उसे 10 साल बाद मिलेगी। और मुझे लगता है कि इंडिया में अभी लॉस की जरूरत नहीं है। इंडिया में जरूरत है ऐसे कोर्ट्स की जो नेताओं के प्रेशर से ऊपर काम करे। 2018 में सेक्शन 17 लाया गया, जिसमें था कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ आपको एक्शन लेना है तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्शन ले पाएंगे। ये रूल लोगों को करप्शन से बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका वापस गलत इस्तेमाल करने लगे। कुछ केसेस में पाया गया कि अगर जो नेता है वो रूलिंग पार्टी का नहीं है तो उस पर एक्शन तभी लिया जाएगा, और वही नेता अगर किसी रूलिंग पार्टी का है तो उसके पे एक्शन का बस दिखावा किया जाएगा, वो केस पेंडिंग में ही जाते रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2014 से लेके अभी तक 121 बिग पॉलिटिशियंस पे ईडी ने चार्जेस किए हैं, लेकिन उसमें से 115 लगभग 95% जो नेता थे वो दूसरी पार्टी के थे। तो कहा जाता है गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है किस पे कार्रवाई होगी या किस पे नहीं, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं था। सिंगापुर में उनकी जो एंटी करप्शन एजेंसी थी, उन्होंने उनको पावर दी कि आप डायरेक्ट पीएम से जाके बात कर सकते हैं, एंड अगर पीएम रिफ्यूज करे तो आप सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास भी जा सकते हैं। एंड उनके पास इतनी पावर है कि वो आपको कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप एक आम सिटीजन हो या फिर आपको एक बड़े पॉलिटिशियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 5 लाख है
और आप 5 करोड़ का घर खरीद लेते हो, तो यू हैव टू प्रूव कि आपके पास ये 5 करोड़ कहाँ से आए। और जब तक आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि आपके पास ये 5 करोड़ कहाँ से आए, तब तक आप गिल्टी हो, और बाय चांस आपकी डेथ भी हो जाती है। सो जो मनी है वो आपकी फैमिली से वो निकाली जाएगी, उनसे, चाहे उनकी प्रॉपर्टी सेल करे, चाहे वो कैसे भी हो, वो मनी आपकी फैमिली से रिकवर होगी। एंड इफ यू लुक एट द मैप, हम देखें तो किसी आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 7 से 8 लाख के बीच में होती है, और वो लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट अप्रूव करता है, उसको मेंटेन करवाता है, उसको ओवरसी करता है। लेकिन एक सिंगापुर के एंट्री लेवल मिनिस्टर की सैलरी लगभग कुछ 5 से 6 करोड़ के बीच में है। इनफैक्ट द पीएम ऑफ सिंगापुर हैव द सैलरी ऑफ 2.2 मिलियन, जो कि लगभग 14 करोड़ के आसपास है, जो कि दुनिया में सबसे हाई पेइंग एक जो लीडर की सैलरी है वो है। तो ली का मानना था कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करते हो, तो उसको उसी हिसाब से पे भी करना चाहिए। अगर उसके दोस्त कॉर्पोरेट में काम करके लग्जरी घर और महंगी गाड़ियां चलाएंगे, तो उसे भी लगेगा कि मैं भी करप्शन करके वो सब सारे फैसिलिटीज अचीव करूं जो कि उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं। और जब देश में पकड़े जाने की पॉसिबिलिटीज ही 1% हो, तो लोग तो करप्शन करेंगे ही, डर किस बात का। और अब आप बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें भी तो कितनी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे फ्री पेंशन, लग्जरी बंगलोज, क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस क्लास ट्रिप्स, फ्री ड्राइव्स। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अमेजिंग क्वेश्चन है ये। जो एक इलेक्शन जीतने की एक अनऑफिशियल कॉस्ट है वो लगभग 20 से 50 करोड़ के बीच में है, और जबकि इंडिया में एक कैंडिडेट को जो ऑफिशियल जो दिया जाता है अमाउंट 95 लाख दिया जाता है, और हम सब पता ही है कि 95 लाख तो पॉलिटिशियन रेप डे बांटने में लगा देते हैं। और अब एक बात बताओ, जब आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही 10 से 50 करोड़ के बीच में है, और आपको मैं सैलरी दूं बस 30 से 40 लाख, जब आपको अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलेगा, तो आप उसको, अपना जो मनी आपने लगाया उसको वापस कैसे लेंगे? तो वो पॉलिटिशियन करप्शन करेगा ही करेगा। ली कुआन यू का मानना ये था, अगर आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्शन ज्यादा है तो आपके सिस्टम में करप्शन होगी ही होगी। ली कुआन यू ने इलेक्शन पर स्पेंडिंग लिमिट्स लगा दी और उनको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया। जो एक कैंडिडेट है वो पर वोट पे सिर्फ 250 रुपीज से स्पेंड कर सकता है। उसके अलावा अगर आप एक भी एक्स्ट्रा पोस्टर या बैनर लगाते हो तो ऑडिट यूनिट आपको पकड़ लेगी। इंडिया में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद भी जो पॉलिटिशियन है वो फ्रीबीज बांटते हैं। इंडिया में लॉस की नहीं, लॉस की स्ट्रिक्टली फॉलो होने की जरूरत है। मुझे लगता है इंडिया में हमारी जो मेन इशू है वो इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन के इन्वेस्टमेंट में है। अगर एक पॉलिटिशियन अपने लिमिट से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सो उसको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा, और उसको करप्शन इज द ओनली वे जो वो वहां से अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट निकाल सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये सिंगापुर ने समझ लिया था, और इसके कारण जो सिंगापुर की ग्रोथ में बूस्ट आया है आज हम सभी देख रहे हैं। जहां पे हम 74,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी दुबई के नाले साफ नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे सिंगापुर ने अपने आप को बिना किसी फ्यूल, बिना किसी इंडस्ट्रीज के अपने आप को इतना रैपिडली ग्रो किया, एंड आज वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में कंसिडर होता है। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया फिक्स्ड सिस्टम एंड अ लेजेंडरी लीडर के कारण। एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ सिंगापुर वाज इंक्रीज्ड बाय 170 टाइम्स from 1965 to 2024। एंड सिंगापुर की इस एपिक ट्रांसफॉर्मेशन से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती है। लेसन नंबर 1, लॉयल्टी की कीमत इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और एक बर्डन ज्यादा लगे। अगर आप एक लीडर को किसी कलर की सैलरी दोगे तो अपना पेट भरने के लिए कोई गलत रास्ता ढूंढेगा ही ढूंढेगा। लेसन नंबर 2 इज डेट्रिक्स थ्योरी। अगर गलती करने जाने पर पकड़ने की पॉसिबिलिटीज ना हो तो गलती करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं।
एंड एवरी नेशन हैव टू अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर किसी नौकरी को पाने के लिए 50 करोड़ लग रहे हैं और सैलरी आप उसे बस 1 करोड़ दे लो, तो उसमें 500 करोड़ का घपला होगा ही होगा. So the moral of the story is an expensive election cannot make the honest government. So that's all from my side, and thank you so much for watching this video.